हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल चांद की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और ये आपका जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सीडीपी का, वो सारे आपके पीवाईक्यू हैं। तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा को सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है आप लोग को सेंसिटिव पीरियड, ऑप्शन दे रहा है जोनल, और ऑप्शन दे रहा है आप लोग को एनटिपिकल अथवा नॉन रिस्पॉन्सिव। तो आप लोग क्या देंगे? बोल रहा है ना कि कौन सी प्रतिक्रिया करते हैं, इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। तो अगर बच्चा पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सेंसिटिव पीरियड। क्या होगा आप लोग का? संवेदनशील। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा को सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते रहते हैं, तथा इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के रूप में भी जाना जाता है। संवेदनशील का यदि विच्छेद करें तो सम, धन, वेदना एवं शीलता 3 शब्द आते हैं। सम का अर्थ है समान, वेदना का अर्थ पीड़ा या दुख, अर्थात समान पीड़ा का अनुभव करना आपका संवेदनशीलता कहलाती है। संवेदनशील के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। संवेदनशील होने की अवस्था गुण या भाव दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित होना, सकती। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? संवेदनशीलता क्या कहलाती है आप लोग का? सम, धन, वेदना बन के आपका संधि विच्छेद शीलता होता है। शीलता के 3 शब्द आते हैं। क्या क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या दुख, अर्थात समान पीड़ा का अनुभव करना ही आपका संवेदनशीलता कहलाती है। अब नेक्स्ट पे चले। बोल रहा है कि एक माँ ने देखा कि उसका जुड़वा दूसरे के तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दे रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम हेड टू टो अमंग इंडिविजुअल, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज अमंग टू एवरीवन, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। और आपको थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस्ड एट अ डिफरेंट पेस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्तियों में विकास जो होता है अलग अलग गति से होता है। और आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोर्थ क्या बोल रहा है आप लोगों से कि हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन एवरीवन। तो आप लोग का देखिए, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ता है। यह ऑप्शन आप लोग का गलत दे रहा है। और आपको ऑप्शन में यहाँ क्या दे रहा है कि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। आप लोगों से पूछ रही है ये कि जो जुड़वा है दूसरे की तुलना में चलना सीखना अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, सीखने में इस भिन्नता के विकास को कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो अमंग इंडिविजुअल। यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि व्यक्तियों में विकास जो होता है वो अलग अलग गति से होता है। कैसे अलग अलग गति से होता है? समझिए, मान लीजिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अलग वे में जा रहा है, तो वो अलग में प्रोसेस कर रहा है।
अपने लाइफ में हर कोई तो अलग अलग वे, सबका तो एक ही नहीं है ना कि एक ही रास्ते से चल रहा है, एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है इंसान का। तो ये जो होता है ना, विकास जो होता है ना, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है और अपनी अलग गति से चलता है। और आपका वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि देखिए, वृद्धि भी एक समान नहीं होती है। वृद्धि जो होती है बस क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी होती है कि वो कितनी समय तक, अब एज के अनुसार किसी की देखिए हाइट लंबा हो रहा है, किसी का छोटा हो रहा है, किसी का बड़ा। तो इसमें वृद्धि और विकास में बस इतना ही डिफरेंट है। देखिए विकास जो होता है ना, आपका वुम्ब टू टुम्ब तक चलता है, मतलब जन्म से मरण तक आपका विकास चलता रहेगा। लेकिन आपका वृद्धि जो होती है, आपके एज के अनुसार आपके वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए यहाँ आप लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ आप लोग ये भी देख लीजिए कि एक माँ ने देखा उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलने सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। यह सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सिद्धांत से जुड़ा है कि व्यक्तियों अथवा बच्चों में वैयक्तिक विभेद होने के लिए अनेक कारणों को उत्तरदायी आप लोग का माना गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वंशानुक्रम, परिपक्वता, बुद्धि, लिंग भेद, वातावरण और आपका जो हेल्थ है, ये सारा आपका जुड़ा हुआ है। ये सारे कारक आपको आपके लाइफ में, वंशानुक्रम भी है, परिपक्वता, बुद्धि, लिंग भेद, वातावरण, ये सारा आपसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से तक क्लियर हुआ? अब ये चले, आपका बोल रहा है कि डेवलपमेंट डिपेंडेड अपॉन, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? तो आप बोलेंगे आनुवांशिक प्रवृत्तियां आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन पर, सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस अथवा सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, अथवा फिजिकल इन्वायरमेंट अथवा भौतिक वातावरण पर। तो आप लोग का ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं अथवा भौतिक वातावरण। तो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विकास जो है आप पर किस पर निर्भर कर रहा है? तो एक बात बताइए, आनुवांशिक भी आप लोगों का महत्वपूर्ण कारक होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो आपके आनुवांशिक, आपका एनवायरनमेंट, आपका सोशियो कल्चर, ये सारे आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन नो, 1 and 2 नो, सी सेकेंड एंड थर्ड नहीं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बोल रहा है ना कि 1, 2 and 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 and 3। फिर आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप लोग अब पहले व्याख्या भी देख सकते हैं कि आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं और भौतिक वातावरण आदि विकास पर निर्भर है। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प सही है। विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखकर बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तथा साधन प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज शुड अ टीचर गिव प्रॉब्लम टू सॉल्व रिक्वायरिंग सेरिएशन। आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो जब क्रमबद्धता का आपका एज होता है, यहाँ पे आप लोग पहले ऑप्शन देखिए। बोल रहा है सेंसरी मोटर स्टेज। तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष तक का होता है? तो 0 से 2 वर्ष तक। आप क्या बोलेंगे? 0 से 2 वर्ष तक आपका सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल जो होता है आपका 2 से 7 वर्ष। कितने होता है? पुरुष संक्रियात्मक अवस्था आपका
2 से 7 वर्ष। आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से आपका 11 वर्ष, ठीक है। और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका कितना होता है, तो 11 के बाद होता है। 11 के बाद आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछ रहा है कि क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो क्रमबद्धता का जो क्रमबद्धता का आपका जो एज होता है वो आपका क्या होता है, आप लोग बताएंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपका क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा आप लोग का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ आप लोग व्याख्या देखते चलिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। आपका फर्स्ट निपुणता बता रहा है कि विचारों की विलोमीयता आ जाता है, विचारों की विलोमीयता आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका संरक्षण आ जाता है और क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग आ जाता है। आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाता है, कन्वर्जेशन आ जाता है, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट आपके क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का प्रयोग करना, ये तीनों जो होता है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। 3 गुणात्मक मानसिक योग्यता माना गया है, क्या क्या, विचारों की विलोमीयता, कन्वर्जेशन, आपका यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखिए यहाँ भी देख लीजिए कि अभी आपको जो बताया है कि संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका 11 से 15 वर्ष। और औपचारिक को कहीं कहीं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अमूर्त भी लिखा जाता है, तो अमूर्त लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एज पर जीन पियाजे's थियरी इंडिविजुअल strive to achieve the state ... through एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आपसे पूछ रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो होता है आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है आत्मसातीकरण और समंजन, आपका एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो है के माध्यम में से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है कि संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष अवबोधन, आपका हो जाएगा भ्रम, आपका मिसकॉन्सेप्शन। तो देखिए आपसे ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि जो आपका एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन है उनका जो समंजन किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा इक्विलिब्रेशन। क्या होगा आपका, संतुलन। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पर चलते। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे इन प्रभावशाली व संगठित इन क्षमताओं पर आधारित इसकी स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित हो जाती हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे के संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ ब्रूनर के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं थीं, तो आप लोग का क्या क्या था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। और ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका ब्रूनर का भी क्वेश्चन बहुत आता है
इसलिए ये आपको ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक क्या होगा आप लोग का ब्रूनर का? तो क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और आपकी संकेतात्मक अवस्था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है कि मनीष, a 6-year-old boy, tends to see the world and the experience of others from his own viewpoint only and fails to consider others' viewpoints. This represents, क्या बोल रहे हैं आप लोगों से कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण से समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व आपका कर रहा है? यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि कंजर्वेशन आपका संरक्षण, ईगोसेंट्रिज्म आपका आत्मकेंद्रीयता, रिवर्साइवल थिंकिंग आपका प्रतिवर्ती चिंतन अथवा साइंटिफिक रीजनिंग आपका वैज्ञानिक तार्किकता। तो आपका यहाँ पे जो बोल रहा है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रीयता। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बच्चा जो है अपनी दृष्टिकोण से देख रहा है, ये सोच रहा है कि दूसरों की दृष्टिकोण समझने में असफल रह रहा है, तो यह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो यहाँ पे आपका आत्म केंद्रीयता हो जाएगा, जो कि मनीष जो है कि केवल अपने ही अनुभव से दृष्टिकोण से देख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका आत्म केंद्रीयता। नेक्स्ट पे चलें। चलिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा व्याख्या भी देखते चलिए। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह आत्मकेंद्रिता जैसे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों की भावनाओं या इच्छाओं की परवाह किए बिना केवल स्वयं के बारे में सोचना आत्मकेंद्रियता कहलाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे के पास तर्क की मुख्य बाधाओं में से एक एकाग्रता शामिल है। दूसरों को बाहर करने के लिए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति एक विशेष प्रकार का केंद्रीकरण है। आत्मकेंद्रवाद शाब्दिक रूप से आत्मकेंद्रीयता कहलाता है। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें। आपका 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एंड इंडिविजुअल एट अ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट विल बिलीव दैट। क्या बोल रहा है आप लोगों से कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो है नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ऑप्शन दे रहा है कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। उसके बाद आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। तो यहाँ पे जो दे रहा है ना, ये ऐसे ही गलत मार दीजिए। यहाँ पे पूरे कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए कहाँ लिखा है? किस संविधान में लिखा है कि आप कानून का पालन तब करिए दंड से बचने के लिए? ये ऑप्शन गलत है। बोल रहे हैं कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी आगे वाला एक बार और आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए अगर आप कानून की नियमों का पालन कर रहे हैं तो धिक्कार है कि आप अपने लिए नहीं जीते हैं। चलिए, यहाँ हो गया। नेक्स्ट पे चलें।
आप लोग ये भी देखते चलिएगा कि आपको व्याख्या क्या बोल रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है, उसका मत होगा कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके 3 स्तरों को प्रस्तुत किया। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार किए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार है। आपका ऑप्शन दे रहा है कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत अथवा उत्तर परंपरागत। तो देखिए, जो आपका पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत है ना, तो ये आपके एक स्टेज में 2-2 स्तर माने गए हैं। आपके स्क्रीन पर है कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया में महत्वता पर बल दिया है। भूल रहा है आपको कल्चर टूल्स एंड पनिशमेंट, सांस्कृतिक उपकरण और दंड पर, साइकोलॉजिकल टूल्स एंड रिवॉर्ड्स, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पर, सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, आपकी सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर, अथवा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड कंपटीशन आपका बोल रहा है कि जैविक परिपक्वता और आपके प्रतिस्पर्धा पर। तो देखिए, अगर आप लोगों को कहीं दंड दिखे, पुरस्कार दिखे और प्रतिस्पर्धा दिखे ना, आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं भी पता है ना, अगर ये वर्ड मिले ना, तो आप लोग गलत तुरंत मारिएगा, गलत। और ये गलत, 3 गलत मारेंगे, आपका एक आंसर सही निकलेगा। लेकिन इन्होंने जो दिया था सोशियो कल्चर, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं का महत्वता पर ज़्यादा बल दिया है। किसने? तो आपके लेव वाइगोत्स्की ने। और लेव वाइगोत्स्की और आपके जीन पियाजे पर आपके सीटेट पर इतने क्वेश्चन बनते हैं, समझ लीजिए ये लोग सीटेट की कड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट पे चल लें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा व्याख्या भी देखते चलिए कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं की महत्वता पर जोर दिया है। इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिनके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब बालक सामाजिक अंतःक्रिया व सहयोगी अधिगम में भाग लेते हैं, तो उनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक विकास होता है तथा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा उनमें संस्कृति, सभ्यता और प्रादुर्भाव होता है, जिससे कि वे चर्चाओं में भाग लेते हुए अपने भाषाई विकास को मजबूत करते हैं। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका की भूमिका निभाना चाहिए और विद्यार्थियों के अवसर देने चाहिए। आपको डैश दे के पूछ रहा है, ऑप्शन में बताइए कि कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन आप लोगों को कि सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के लिए, और आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, और जानकारी संभरक ज्ञान वशीवर्ती ग्रहणकर्ता, अथवा आपके अनुदेशक अथवा अनुकरणकर्ता। तो आपसे पूछ रही है ये कि अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को कौन सी भूमिका निभानी पड़ रही है? तो सुसाधक ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बनने के लिए यहाँ पे आपका सुसाधक होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो सुसाधक होगा। और यहाँ पे क्या होगा? तो ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के लिए। नेक्स्ट पे चलें।
यहाँ पर आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, देखते चलिए कि अर्थपूर्ण अधिगम में से तात्पर्य है कि पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से तथा ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रटकर तथ्यों को याद करने के बजाय अवधारणाओं की समझ को महत्व देकर केंद्रित करें, क्योंकि जब बच्चे अवधारणाओं को समझकर स्वयं से करेंगे तो उनमें एक प्रभावी अधिगम का निर्माण होगा। अतः अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को सुसाधक में को भूमिका निभानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडवोकेट इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? आपका टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द लर्नर, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। आपका थर्ड बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, मानकीकृत पाठ्यचर्या, और आपका बोल रहा है कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अनुकूलन। तो आप लोग यहाँ से देखते चलिए कि आपको क्या लग रहा है। जो आपका प्रगतिशील शिक्षा बोल रहा है, तो कभी भी अब जो है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अब नहीं रहा गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो एक तो काट दीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द लर्नर जो होता है अधिगमकर्ता द्वारा मूल्यांकन होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है ना, ये इसका समर्थन करती है, जो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द लर्नर होता है। तो ये ऑप्शन कहीं ना हद तक सही लगता है। यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, उसके बाद आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। बोल रहा है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यवहारों का अनुकूलन, कंडीशनिंग ऑफ द बिहेवियर। तो देखिए दोनों आपका जो है ना निगेटिव वर्ड है। मानकीकृत, व्यवहार का अनुकूलन, यहाँ पर पूछ रहा है ना प्रगतिशील शिक्षा, तो ये आपका तीनों गलत है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अच्छा, ये देखते चलिए। प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना केवल व्यवहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूलन व अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है। इस शिक्षा में शिक्षार्थी स्वायत्त होते हैं, अर्थात छात्र कार्य में अपनी व्यस्तता और कार्य की गुणवत्ता आदि के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तथा अपने आसपास की खोज करके समस्या को हल करने के लिए तरीके खोजने के लिए उत्सुक होते हैं। अतः उपर्युक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन का समर्थन करती है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। is a performing really well in the domain of solving puzzles and problems requiring reasoning, such as a cause and effect relationship. As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, Anita possesses high level of kind of intelligence. अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। लॉजिकल, मैथमेटिकल तार्किक, गणितीय, म्यूजिकल संगीतीय, बॉडली काइनेस्टिक शारीरिक, गति संवेगी, इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक। अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास जो है मैथमेटिकल तार्किक गणितीय बुद्धि है। लोग
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर। तब तक थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अनीता की वैचारिक कौशल तथा कार्य से यह पता चलता है कि उसके पास तार्किक गणितीय बुद्धि है, जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में वर्णित है। तार्किक गणितीय बुद्धि तार्किक तर्क और गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करने की क्षमता है। इस बुद्धि में उच्च व्यक्ति अमूर्त तक आलोचनात्मक चिंतन और संख्याओं के संचालन में अच्छे होते हैं, और इन्हीं विशेषताओं के द्वारा अनीता कारण प्रभाव पहेलियां तथा विशेषता उसमें उच्च स्तर की तार्किक गणितीय बुद्धि को दर्शाएगी। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।